नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में शामिल तत्वों के आवर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। तो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जितने तत्व बताए वो सब देखेंगे हम शुरुआत में। उसके बाद हम देखेंगे डाबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथरमेयर का परमाणु आयतन वक्र। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसको डिटेल से देखेंगे। फिर देखेंगे हम आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे और इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे। इसमें हम उसके समूह, आवर्त, इसके अलावा ब्लॉक क्या होते हैं, आवर्ती गुण को बहुत डिटेल से देखा जाएगा इसमें, जिसमें परमाणु त्रिज्या, जिसको परमाणु आकार भी कहते हैं, धात्विक गुण क्या होते हैं, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता और संयोजकता। तो इन सब गुणों के आधार पर हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरस्तु ने कितने तत्व बताए। तो अरस्तु नामक एक दार्शनिक हुए, उन्होंने 5 तत्व बताए, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। इन पांचों को उन्होंने 5 तत्व माना। लेकिन फिर रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये 5 तत्व नहीं है, क्योंकि तत्व वे होते हैं जो और अणुओं में ना टूटे, लेकिन जल को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं। उसके बाद लेवोजियर, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए, इन्होंने 33 तत्व बताए। 33 तत्वों का वर्णन किया इन्होंने। और वर्तमान में अभी तक 118 तत्व की खोज की जा चुकी है और उसको सारणीबद्ध किया जा चुका है। तो ये तो प्राचीन बातें हो गई। अब हम यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। सबसे पहले डाबेराइनर ने त्रिक नियम बताया। इन्होंने वास्तव में वर्गीकरण किया डाबेराइनर ने, और इन्होंने त्रिक नियम दिया। इनके हिसाब से समान गुण वाले 3 तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों का औसत और गुणधर्म उनके मध्य होगा। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि 3 तत्वों को यदि उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, ये जो परमाणु भार है यहाँ पर देख सकते हैं, लिथियम, नाइट्रोजन और सोडियम, तो इनके परमाणु भार 6.9, 23 और 39.1, तो इनको इन्होंने बढ़ते क्रम में लगाया। तो इन्होंने पाया कि शेष जो तत्व हैं, यानी ऊपर के जो तत्व है और नीचे के जो तत्व हैं, इनका परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है और इसके गुण धर्म भी इन दोनों के मध्य होता है। इन्होंने इसी को त्रिक नियम कहा। तो इसमें आपको याद रखना है कि त्रिक नियम किसने दिया? तो डाबेराइनर। ये आपको ध्यान में रखना है। डाबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही बना सके थे, जिसमें उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को त्रिक के हिसाब से जमाया था। तो आपको इसमें केवल इतना याद रखना है कि त्रिक नियम किसने दिया? डाबेराइनर ने। और चूंकि ये 3 त्रिक ही बना सके थे, इसलिए इस नियम को उतनी मान्यता नहीं मिली। इसके बाद आए न्यूलैंड। उन्होंने अष्टक नियम बनाया। इन्होंने बताया कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण दिखाता है। यानी इन्होंने भी किसके आधार पर तत्व को व्यवस्थित किया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और डाबेराइनर ने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही इसको व्यवस्थित किया था। तो इन्होंने बताया कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण दिखाता है। चूँकि यह नियम सीमित तत्वों के लिए ही लागू था, इसलिए इसको भी उतनी मान्यता नहीं मिली। अब इसका नाम कैसे पड़ा?
अष्टक नियम इसको क्यों बताया गया, तो उन्होंने इसकी तुलना संगीत के स्वरों से की। यानी संगीत के 7 स्वर होते हैं और उसके बाद 8वां जो स्वर है वो फिर से रिपीट होता है, यानी सा रे गा मा पा दा नी सा। उसके बाद नी के बाद नी सा के बाद फिर से सा चालू हो जाता है, यानी वो फिर से रिपीट होता है। इसलिए उन्होंने इसको अष्टक नियम कहा, संगीत के स्वरों के आधार पर। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसे उन्होंने सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया था और 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया था। यानी इन्होंने अपने अष्टक नियम में 56 तत्वों को लगाया था, सारणीबद्ध किया था। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। समान गुण वाले तत्व वक्र में समान स्थानों पर स्थित है, अर्थात तत्वों के भार आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। ये किसने बताया? लोथर मेयर ने। तो इसका केवल आप नाम याद रख लीजिए कि लोथर मेयर ने परमाणु आयतन वक्र दिया। इसमें बस ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि परमाणु आयतन वक्र किसने दिया? लोथर मेयर ने दिया। इसके बाद हम आते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। वास्तव में आवर्त सारणी को सारणीबद्ध करने का काम व्यवस्थित तरीके से मेंडलीफ ने ही शुरुआत की थी। इनका नाम था दिमित्री मेंडलीफ। इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया, उनके रासायनिक गुणों को ध्यान में रखा। मेंडलीफ ने कुछ रिक्त स्थान छोड़े जो बाद में खोजे गए तत्व जैसे गैलियम जर्मेनियम से भरे गए। तो इन्होंने क्या किया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया, साथ में उनके रासायनिक गुणों को भी इन्होंने ध्यान में रखा और इन्होंने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए ताकि बाद में जो खोजे गए तत्व हैं उनको भी वहाँ पे भरा जा सके। इन्होंने 63 तत्वों का सारणी बनाया था, ये आपको याद रखना है। मेंडलीफ ने ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या वर्ग जिसे ग्रुप कहा इन्होंने, और क्षैतिज को आवर्त कहा। यानी ये जो कॉलम है इसको इन्होंने समूह कहा और क्षैतिज जो लाइन है, रो है, इसको इन्होंने आवर्त कहा। तो ये आपको याद रखना है। वास्तव में आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से तत्वों का वर्गीकरण किया। साथ ही इन्होंने पेट्रोलियम उत्पत्ति के लिए भी सिद्धांत दिए। ये आपको याद रखना है, इसका जिक्र आपके सीजी बोर्ड के पुस्तक में किया गया है। तो पेट्रोलियम उत्पत्ति के लिए सिद्धांत किसने दिया? मेंडलीफ ने। इसके अलावा आवर्त सारणी के जनक इनको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इनके आवर्त सारणी की उपलब्धि क्या क्या थी वो देख लेते हैं। पहला है तत्वों के अध्ययन में सहायक, यानी इन्होंने जो आवर्त सारणी दिया वो तत्वों के अध्ययन में बहुत सहायक हुआ। नए तत्वों की खोज में सहायक है इनके आवर्त सारणी। इसके अलावा संदिग्ध परमाणु भार में सुधार किया। इनके जो आवर्त सारणी हैं उसमें इन्होंने संदिग्ध परमाणु भार में सुधार किया। अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दिया इन्होंने। इसे बाद में रैमजे द्वारा शून्य समूह के रूप में जोड़ा गया। तो ये आप याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि शून्य समूह के रूप में किसने जोड़ा अक्रिय गैसों को? तो रैमजे ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या क्या है। तो हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है, भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा गया, समस्थानिकों का अलग से स्थान नहीं दिया गया और एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता। तो ये इनकी सीमाएं हो गई। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। क्या क्या इनके संबंध में बात याद रखना है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया, उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर साथ ही रासायनिक गुणों को भी ध्यान में रखा गया।
इन्होंने 67 तत्वों का सारणी बनाया, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने ही ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या वर्ग कहा और क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा। इसके अलावा मेंडलीफ को ही आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। पेट्रोलियम उत्पत्ति के लिए भी इन्होंने सिद्धांत दिया। इनकी उपलब्धि आप याद रखेंगे। इनकी उपलब्धि क्या क्या है? पहला, तत्वों के अध्ययन में सहायक, नए तत्वों खोज में सहायक, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार, अक्रिय गैसों को इन्होंने स्थान नहीं दिया, जिसे बाद में रेमजे द्वारा जोड़ा गया शून्य समूह के रूप में। फिर है इनके आवर्त सारणी की सीमाएं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है, परमाणु भार को हल्के तत्वों से पहले रखा गया, समस्थानिकों को अलग स्थान नहीं दिया गया और एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता। तो ये इनकी सीमाएं हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया। तो आधुनिक आवर्त नियम दिया हेनरी मोजले ने। आपको याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी अलग है और आधुनिक आवर्त नियम अलग है। आधुनिक आवर्त नियम दिया हेनरी मोजले ने और इन्होंने इसका आधार बताया परमाणु संख्या को, यानी इन्होंने जो नियम दिया वो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को रखा। जबकि इतने जो वैज्ञानिक हुए अभी तक, उन्होंने किस आधार पर रखा? तो उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा। लेकिन ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी बनाया। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये इन्होंने बताया। अब हम इन प्रमुख वैज्ञानिकों के वर्गीकरण को एक जगह तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं, इससे हमको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाबेराइनर ने किस आधार पर त्रिक नियम बनाया। तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को अपने वर्गीकरण का आधार बनाया और इसी के आधार पर इन्होंने त्रिक नियम दिया, और जिसमें उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को 3-3 के समूह में रखा। लेकिन इसके दोष क्या थे या इसकी सीमाएं क्या थी त्रिक नियम के? तो ये कुछ ही तत्वों पर लागू होता था, सभी तत्व को इससे व्यवस्थित नहीं किया जा सकता था। तो ये इसके दोष या सीमाएं हैं। उसके बाद न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही अष्टक नियम दिया और इन्होंने बताया कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण दर्शाता है या दिखाता है। तो इन्होंने डाबेराइनर ने भी परमाणु द्रव्यमान को आधार माना, न्यूलैंड ने भी परमाणु द्रव्यमान को आधार माना। अब न्यूलैंड की कुछ सीमाएं थी, ये केवल हल्के तत्व तक ही लागू था, भारी तत्व या नोबल गैस को इसमें समायोजित नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसका भी खंडन हो गया, ये भी मान्य नहीं हुआ। उसके बाद आए मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान को ही आधार माना, साथ ही इन्होंने रासायनिक गुण को भी इसमें जोड़ा। तो ऊपर के जो 3 वैज्ञानिक हैं डाबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, इन तीनों ने परमाणु द्रव्यमान को अपने वर्गीकरण का आधार माना। मेंडलीफ ने फिर परमाणु द्रव्यमान और गुण के आधार पर आवर्त सारणी तैयार की, जिसमें उन्होंने समूह और वर्ग में वर्गीकृत किया। साथ ही इन्होंने कुछ रिक्त स्थान छोड़े ताकि नए तत्व की खोज अगर हो तो उसको उसमें डाला जा सके। इनकी क्या क्या सीमाएं थी या दोष थे? तो आइसोटोप्स, नोबल गैस और हाइड्रोजन की स्थिति को ये सही तरीके से उसमें नहीं रख पाए। तो ये इनकी सीमाएं थी। इसके बाद आए मोजले। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया और इसमें उन्होंने पहली बार परमाणु संख्या को आधार माना। अभी तक के वैज्ञानिक केवल परमाणु द्रव्यमान को ही आधार मान रहे थे। मोजले ने पहली बार परमाणु संख्या को आधार माना और इसके आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी तैयार की। इस आवर्त सारणी से तत्वों को सटीक तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता था, साथ ही इनमें आइसोटोप्स को भी समायोजित किया गया था।
इसकी भी कुछ सीमाएं थी या इसके दोष थे। तो इसमें जो सबसे पहला दोष है वो है हाइड्रोजन की स्थिति कुछ हद तक अस्पष्ट है, अभी भी अस्पष्ट है। लेकिन अन्य जो दोष थे उसको इन्होंने काफ़ी हद तक दूर कर दिया था, इसलिए इनके नियम को मान्य किया गया और ये चल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आधुनिक सारणी को देखते हैं। इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया बोर ने, ये बात आपको ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, ये आपको याद रखना है। तो आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया, लेकिन इसी के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किसने किया, तो बोर ने तैयार किया। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया और उसी के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बोर ने तैयार किया, इसको आप याद रखेंगे। बोर ने मोजले के नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में तैयार किया, जिसे बोर का आवर्त सारणी या उसी को आधुनिक आवर्त सारणी या उसी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार किया, बोर ने। किसके आधार पर, तो मोजले ने जो नियम दिया था आधुनिक आवर्त नियम, उसके आधार पर इन्होंने परमाणु भार की बढ़ती संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। इसमें इन्होंने सारणी को 18 वर्ग, जिसको समूह कहते हैं, और 7 आवर्त में बांटा और कुल 118 तत्वों को उसमें व्यवस्थित किया। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि इन्होंने जो आवर्त सारणी दिया बोर ने, उसको आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है कि आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, ये विशेषता आप याद रखेंगे। दूसरा है प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई, यानी यहाँ पर जो चीज़ों को रखा गया वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया। तो ये आप एक एक चीज़ याद रखेंगे, कूट बना के प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरी विशेषता है यह विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन की अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है, यानी जो गुणों में परिवर्तन है उसको ज़्यादा स्पष्ट तरीके से दर्शाता है। चौथी विशेषता, मेंडलीव की आवर्त सारणी की तरह ही आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है, यानी इसमें भी हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। अब हम इसके समूह और इसके आवर्त को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं समूह को। समूह क्या होता है, तो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी ऐसे खड़ी खड़ी लाइन है, कॉलम है, इनकी संख्या 18 है, इन्हीं को समूह कहा जाता है या वर्ग कहा जाता है। और जो ऐसे क्षैतिज रेखाएं हैं, रोह बना हुआ है, इसको आवर्त कहा जाता है, इसकी संख्या 7 है, इसको आप याद रखेंगे। तत्वों की स्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कुल समूह कितनी है, 18 है, और तत्वों की स्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है। अब हम देखते हैं इनकी और क्या क्या विशेषता है। तो एक ही समूह में तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो एक समूह के जितने भी तत्व हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान होते हैं और इसीलिए उनके रासायनिक गुण भी एक समान होते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको एक बार। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो समूह एक में क्षार धातुओं को रखा गया है और इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ठीक है। तो समूह एक के जितने भी तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उन सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हैं,
जिसके कारण से इनके रासायनिक गुण भी समान हैं, यानी ये सभी अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं। इसी तरह समूह 2 में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम को। इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यानी पूरे समूह 2 में जितने भी तत्व हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन सभी के 2 हैं। इसी तरह से समूह 17 में हाइड्रोजन को रखा गया है और इसमें जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हैं और ये सभी अधातु हैं जो कि अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं। इसी तरह से समूह 8 में नोबल गैसों को रखा गया है और इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरी तरह से संयोजी हैं और इसीलिए ये अक्रिय गैस है सभी के सभी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी के समान होंगे, यानी एक कॉलम में, एक समूह में जितने तत्व हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान हैं, इसीलिए वो समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें देखिए ये पहला समूह है, तो पहला समूह में जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी तत्व हैं उन सब के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हैं और इसीलिए ये सभी समान गुण प्रदर्शित करते हैं। इनको क्षारीय धातुएं कहा गया है। समूह 2 में इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं ये सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे तक जितने भी तत्व हैं सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसलिए ये भी एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं। इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहा गया है। ये जो समूह 18 है, इस 18वें समूह में नोबल गैस को रखा गया है, यानी निष्क्रिय गैस को रखा गया है और इन सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान हैं, इसलिए ये भी समान गुण प्रदर्शित करते हैं। समूह 17 में हाइड्रोजन को रखा गया है और इन सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान हैं, इसलिए ये भी समान गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ जितने तत्व हैं ये सभी अधातुएं हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो लाइन बना हुआ है, सर्पिलाकार लाइन बना हुआ है, ये उपधातुओं को प्रदर्शित करता है। उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो कौन कौन सा है, तो ये जो सर्पिलाकार लाइन है इसमें जितने भी तत्व आते हैं वे सभी उपधातु हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। और उपधातु जो है धातुओं और अधातुओं को वर्गीकरण करता है, यानी अलग कर देता है। यहाँ पर जितने भी देख सकते हैं ये जितने भी तत्व हैं ये संक्रमण धातुएं हैं, यानी ये सभी जो कॉलम में तत्व हैं वो सभी संक्रमण धातुएं हैं। फिर यहाँ पर ये जो तत्व है ये लैंथेनाइड ग्रुप है और यहाँ पर ये जो तत्व है ये एक्टिनाइड ग्रुप है। ये सभी संक्रमण धातुएं के ही पार्ट है। ये आंतरिक संक्रमण धातुएं हैं जिसको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड समूह कहा गया है। वर्गीकरण की दृष्टि से इसको अलग से रखा गया है। तो ये सभी बातों का आप ध्यान में रखेंगे। इसमें खास करके आप इस चीज़ को रट लीजिए कि पहले समूह में किस प्रकार की धातुएं हैं, तो क्षारीय धातुएं हैं। दूसरे समूह में किस प्रकार की धातुएं हैं, तो क्षारीय मृदा धातुएं हैं। संक्रमण तत्व कहाँ पर है, संक्रमण धातुएं, तो ये डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो संक्रमण धातुएं हैं। उपधातु क्या होते हैं, तो उपधातु जिसमें दोनों के गुण होते हैं, धातु और अधातु के। तो ये धातु और अधातु को इस टेबल में अलग कर रहा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर बाएं साइड में कौन सी धातुएं होती है, दाएं साइड में कौन सी धातुएं हैं, ये आप याद रखेंगे। तो इधर बाएं साइड में धातु होता है और दाएं साइड में अधातु होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। 17वें नंबर के जो समूह हैं उसमें हाइड्रोजन को रखा गया है और सबसे लास्ट 18वें नंबर के समूह में नोबल गैस को रखा गया है। नोबल गैस के संयोजी इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आंतरिक संक्रमण धातुएं लैंथेनाइड ग्रुप और एक्टिनाइड ग्रुप में होते हैं, इसको आपको याद रखना है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह हमने देख लिया समूह 1 में क्षार धातु, समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु, समूह 17 में हैलोना और समूह 18 में नोबल गैस। तो इसको आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसको अध्ययन की दृष्टि से हम ग्रुप में और देख लेते हैं। तो समूह 1, समूह 2, समूह 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इनको सामान्य तत्व कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है समूह 1, समूह 2, समूह 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये जितने समूह हैं ये सामान्य तत्व वाले हैं। इसके बाद आता है समूह 3 से लेके समूह 12 तक, ये संक्रमण तत्व है जिसको मैंने डी ब्लॉक के तत्व कहा। यहाँ पर देखिए समूह ये 3 है और ये समूह 12 है। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6 इस तरह से 12 तक। तो ये जितने हैं ये सभी संक्रमण धातुएं कहलाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, समूह 3 से 12 तक। ठीक है, पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ तक के समूह संक्रमण तत्व होते हैं, तो इसको आप याद रखिए। इसके बाद 58 से लेके 71 तक के जो तत्व हैं, यानी 14 तत्व हैं, ये लेंथेनाइड समूह हैं। ठीक है, यहाँ पर समूह 58 से 71 नहीं है बल्कि ये तत्व हैं। 58 से 71 तक के जो समूह हैं तत्वों के, वो लेंथेनाइड कहलाते हैं। इसमें कुल 14 तत्व हैं। ठीक है, और इसी तरह से 90 से लेके 103 तक के जो तत्व हैं 14 तत्व, ये एक्टिनाइड कहलाते हैं। तो आपको इसको याद रखना है, लेंथेनाइड समूह में कितने तत्व हैं? 14 तत्व। एक्टिनाइड समूह में कितने तत्व हैं? 14 तत्व। कितने से कितने नंबर तक के समूह हैं उसको आपको याद रखना है। तो 58 से लेके 71 तक के तत्व कहाँ आएंगे? लेंथेनाइड में। और 90 से 103 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व एक्टिनाइड में आएंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसको अलग से लेंथेनाइड को और एक्टिनाइड को अलग से दर्शाया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं आवर्त को। आवर्त क्या होता है? तो ये क्षैतिज पंक्तियाँ होती है। ठीक है, यानी आवर्त सारणी में जो ऐसे रो बना हुआ है इसी को आवर्त कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है और ये तत्वों के इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या को दर्शाती है। तो ये आपको याद रखना है कि आवर्त किसको दर्शाता है? तो तत्वों के इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या को दर्शाता है। एक आवर्त में सभी तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है। तो इसको आपको याद रखना है कि एक आवर्त में सभी कोषों की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे कि इसको हम देखें तो जैसे पहला आवर्त है, तो पहले आवर्त में जितने भी तत्व हैं, यहाँ पर 2 तत्व हैं पहला आवर्त में, तो इन सभी में केवल एस कोष होगा। ठीक है, यानी पहला आवर्त में जो 2 तत्व हैं तो पहले तत्व में भी एस कोष होगा और दूसरे तत्व में भी एस कोष होगा। इसी कहा गया है कि एक आवर्त में सभी तत्वों के कोष समान होते हैं। उसी तरह से दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, यानी दूसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं। तो इसमें जितने भी 16 के 16 तत्व हैं उसके सभी के कोष एस और पी कोष होंगे, यानी सब में एस और पी कोष पाया जाएगा। तो इसी कहा गया है सभी तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। तो इन सभी 18 तत्वों में एस, पी और डी कोष पाए जाएंगे, यानी हर एक कोष में एस, पी, डी कोष होगा। इसके अलावा छठवें जो आवर्त है इसमें 32 तत्व हैं जिसमें 14 लेंथेनाइड भी शामिल हैं। तो इसमें एस, पी, डी और एफ कोष पाया जाएगा प्रत्येक तत्व में। इसी तरह से 7वें आवर्त में भी 32 तत्व हैं जिसमें 14 एक्टिनाइड भी है, इसी 32 में शामिल है। तो इसमें भी एस, पी, डी और एफ कोष पाया जाएगा। इसमें कई कृत्रिम तत्व भी हैं आवर्त 7 में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो आवर्त है वो क्या दर्शाता है? तो कोषों की इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या दर्शाता है। और इसकी क्या विशेषता है? तो सभी तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है आवर्त में। बाईं से दाईं ओर जाने पर
परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में भी 1 की वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे हम इसमें चार्ट में दाएं से बाएं इधर बढ़ते जाएंगे तो एक एक परमाणु संख्या बढ़ते जाएगा और साथ ही एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और संयोजी इलेक्ट्रॉन में भी 1 की वृद्धि होती है। इसके अलावा आपको कुछ फैक्ट याद रखना है। आवर्त 1 से 3 को, यानी पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त, इसको लघु आवर्त कहा जाता है। इसमें पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 तत्व हैं। चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इन दोनों को याद रखेंगे, लघु आवर्त में कौन कौन से आवर्त आएंगे और दीर्घ आवर्त में कौन कौन से आएंगे। तो दीर्घ आवर्त में 18 तत्व हैं चौथे और पांचवें में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको तो हमने देख लिया है ना कि पहले आवर्त में दो तत्व हैं और ये एस कोष में आते हैं। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं, ये एस और पी कोष है इनका। चौथे और पांचवें में 18 तत्व हैं जिसमें एस पी और डी कोष होंगे। छठवें में 32 तत्व हैं जिसमें एस पी डी एफ होंगे और सातवें में भी 32 तत्व हैं, इसमें भी एस पी डी एफ कोष होगा। तो ये आप याद रखेंगे। अब इसको हम यहाँ पर आवर्त सारणी में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जो पहला आवर्त है, ये पहला आवर्त में एस हो गए, एस कोष। दूसरे आवर्त में एस और पी और तीसरे आवर्त में एस पी, चौथे आवर्त में एस पी और डी, ठीक है। और पांचवें आवर्त में भी एस पी और डी और छठवें आवर्त में एस पी डी और एफ ये होगा और सातवें आवर्त में भी एस पी डी और एफ होगा। तो इसको यहाँ पे चार्ट में बताया गया है। तो ये आप देख लिए। अब हम जान लेते हैं ब्लॉक के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन से 4 ब्लॉक हैं? एस, पी, डी और एफ। यहाँ पर सारणी में भी देख सकते हैं, ये एस ब्लॉक है पहला और दूसरा, ये एफ ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। तो ये आप चारों ब्लॉक को आप याद रखेंगे। एस ब्लॉक में कौन कौन सा समूह आता है? तो 1 और 2 समूह, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। एस ब्लॉक में 1 और 2 समूह आता है। पी ब्लॉक में 13 से 18 समूह आते हैं। तो ये पी ब्लॉक है, इसमें 13 नंबर से लेके 18 नंबर तक के समूह आते हैं। डी ब्लॉक में 3 से 12 तक के आते हैं। तो ये डी ब्लॉक है, इसमें 3 समूह से लेके 12 नंबर के समूह तक का आता है। और एफ ब्लॉक में ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इसमें शामिल हैं। तो ये यहाँ पर एफ ब्लॉक है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड समूह का। साथ ही इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन किस किस कोष में आएंगे इसको भी आपको याद रख लेना है। तो एस ब्लॉक के संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कोष में होंगे, पी ब्लॉक के संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कोष में होंगे, डी ब्लॉक के संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कोष में होंगे और एफ के संयोजी इलेक्ट्रॉन एफ कोष में होंगे। तो ये आपको याद रखना है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, हमने ऊपर में भी देखा। ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनको दुर्लभ मृदा धातु कहा जाता है। ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इसको दुर्लभ मृदा धातु कहा जाता है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये एक एक चीज़ आप रट लीजिए, क्योंकि इतने व्यवस्थित और सरल तरीके से आपको किसी वीडियो में, किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा और परीक्षा में यही आपको औरों से अलग करेगा।
अब हम देखते हैं आवर्ती गुण। तो आवर्ती गुण के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। आवर्त सारणी है, इसमें जितने भी तत्व शामिल हैं उनके परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, धात्विक गुण, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, संयोजकता, ये सभी चार्ट में दाएं से बाएं जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर किस तरह से प्रभावित होता है उसको आवर्ती गुण में हम देखेंगे। और यही इस पूरे टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं परमाणु त्रिज्या, और परमाणु त्रिज्या के आधार पर ही परमाणु का आकार डिसाइड होता है। तो जो चार्ट है, आवर्त सारणी है, उसमें ऊपर से नीचे जब आएंगे हम समूह में तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। यानी जितने भी तत्व हैं एक समूह में तो उसमें ऊपर से नीचे जैसे ही हम आएंगे तो उसमें परमाणु त्रिज्या उनकी या परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या बढ़ती है, इससे नाभिक का आकर्षण कम होता है। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन कोष बढ़ते जाएंगे जिससे नाभिक का आकर्षण कम होते जाता है। उसके बाद आवर्त में यानी बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी, साथ ही उसका आकार भी घटता जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, तो आकर्षण बढ़ रहा है इसलिए इसकी त्रिज्या या आकार घट रही है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा धात्विक गुण, धात्विक गुण में जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। इसको आगे मैं आपको चार्ट में याद करा दूंगा, अभी आप देखते जाइए। और जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घटती जाएगी, और धात्विक गुण घटती जाएगी इसका मतलब है कि अधात्विक गुण बढ़ते जाएंगे। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं आयनन ऊर्जा क्या होता है। इन सभी को आगे मैं बहुत सरल तरीके से आपको याद करा दूंगा। आयनन ऊर्जा क्या होती है? परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको आयनन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे हम जैसे आएंगे तो आयनन ऊर्जा घटती जाती है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो जो तत्व हैं उनकी आयनन ऊर्जा घटती जाती है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम बंधे होते हैं। तो ये कारण भी आप याद रख लेंगे। फिर है आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा क्योंकि नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा घटेगी और बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो ये आप याद रख लेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे समूह में तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, और जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती जाएगी। ये आपको याद रखना है। साथ ही इसमें एक चीज़ और याद रखना है, हाइड्रोजन जो तत्व हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। इसको आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो तत्व हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। इसके अपवाद भी हैं, जैसे कि नोबेल गैस में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है या शून्य के करीब होती है। तो ये आप याद रखेंगे क्या क्या, कि ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, हाइड्रोजन तत्व में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, और जो नोबल तत्व है उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, विद्युत ऋणात्मकता देख लेते हैं।
परमाणु की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे हम जैसे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी और बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी। इसमें ये जो फैक्ट है इसको आपको याद रखना है कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी और बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसके बाद हम देखते हैं संयोजकता को देख लेते हैं। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं उस तत्व की, या अष्टक को पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो संयोजकता समझ गए क्या होता है, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या इसी को कहते हैं कि अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये संयोजकता होती है। अब ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, और बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है, 1 से 4 नंबर तक बढ़ती है, उसके बाद फिर वहाँ से घटना शुरू होता है, 4 3 2 1 और 0। ठीक है, अपरिवर्तित क्यों रहती है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसको हम आगे देख लेंगे, यहाँ पर चार्ट में देख लेते हैं कि संयोजकता कैसे होता है। तो ये चार्ट है, यहाँ पर इसमें संयोजकता को बताया गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे यानी ऐसे आएंगे तो संयोजकता क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि एक समूह के जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी समान होते हैं। जैसे ये पहला समूह है तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इन सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 1 होंगे, इसीलिए क्या होगा, इसका संयोजकता अपरिवर्तित रहेगा। समूह 2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो इन सभी में 2 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी तत्वों में, इस पूरे समूह में। तो चूंकि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान है इसलिए इसकी संयोजकता क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे, इधर बाएं से दाएं जाएंगे तो 4 नंबर तक है ना, समूह 1, समूह 2, समूह 3 और समूह 4, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा समूह 1 में, समूह 2 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इतने को छोड़कर ये छोड़ देना है इसको, है ना। उसके बाद जो 13 नंबर का है, 13 नंबर का समूह है उसमें 3 हो जाएगा, और 14 नंबर में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से ये घटना चालू हो जाएगा। ठीक है, 15 समूह में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 16वें समूह में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 17वें समूह में 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन और 18वें समूह में 0 हो जाता है, और इस 18वें समूह को नोबल गैस कहते हैं जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इसको आपको छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है, ये डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, ठीक है, संक्रमण धातुएं हैं, इसको आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि टेबल देखकर नहीं बताया जा सकता इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। ठीक है, इसको बताया जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 नंबर तक, 1 2 3 4 तक तो बढ़ेगा, उसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है इधर। ठीक, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। और जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे किसी समूह में तो संयोजी इलेक्ट्रॉन चूँकि समान होते हैं इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इतनी बातें आप समझ गए। संयोजकता ऊपर से नीचे अपरिवर्तित रहती है क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। अब हम इन सभी को एक एक करके बहुत ही इजी तरीके से एक साथ डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। इससे आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और इसके बाद आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ये जो आपको एरो दिख रहा है ये बाएं से दाएं को शो कर रहा है, और ये जो एरो दिख रहा है
ये ऊपर से नीचे को शो कर रहा है। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, यानी ये बाएं हैं और दाएं की ओर जाते हैं, तो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आध्यात्मिक गुण क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये जो ग्रीन ट्रायंगल मैंने बनाया है ये बढ़ने का निशान है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल पर बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आध्यात्मिक गुण बढ़ते जाता है, लेकिन परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण क्या होता है, कम होते जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो संयोजकता होती है, तो संयोजकता क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, इसलिए इसको मैंने बीच में लिखा है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल पर, आवर्त सारणी पर बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो तत्वों की आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आध्यात्मिक गुण ये बढ़ते जाएगा, लेकिन परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण ये घटता है। साथ ही इसमें आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा, ये जो संयोजकता है ये पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। तो इतनी चीज़ें आप बाएं से दायां के लिए याद कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से नीचे का देखते हैं हम। तो जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो तत्व हैं उनकी आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आध्यात्मिक गुण ये घटता है और परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण ये बढ़ता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ भी याद कर लीजिए। लेकिन जो संयोजकता है वो ऊपर से नीचे आने पर अपरिवर्तित रहती है, ठीक। तो एक बार मैं इसको और समराइज कर देता हूँ। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, लेकिन परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण घटता है। और संयोजकता बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। और ऊपर से नीचे में क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों की आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और आध्यात्मिक गुण घटेगा और परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण का बढ़ेगा और संयोजकता इसमें अपरिवर्तित रहेगी। तो इसलिए संयोजकता को मैंने बीच में डाला है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिए। अब इसी को मैं चार्ट के रूप में यहाँ पर जमा दिया हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न बनना ही बनना है। तो आप इसको जितना बार रिवीजन करेंगे ये उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये बाएं से दाएं वाला कॉलम है और ये ऊपर से नीचे वाला कॉलम है, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटेगा और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। धात्विक गुण बाएं से दाएं में घटेगी, ऊपर से नीचे में बढ़ेगी। आध्यात्मिक गुण बाएं से दाएं बढ़ेगी, ऊपर से नीचे घटेगी। आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं बढ़ेगी, ऊपर से नीचे घटेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं बढ़ेगी, ऊपर से नीचे घटेगी। विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं बढ़ेगी, ऊपर से नीचे घटेगी। और ये जो संयोजकता है ये बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी और ऊपर से नीचे आने पर अपरिवर्तित रहेगी। तो इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करके जाना है एग्ज़ाम में। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि धातुएं क्या होती है। तो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, तो ऐसे तत्व धातुएं कहलाते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे लोहा, जिंक, सोडियम आदि। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं तो वे अधातुएं कहलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि, ठीक है। तो धातुएं ये क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं और अधातुएं ये ऋणायन बनाते हैं।
और धातुएं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे एक और देख लेते हैं, तत्वों के गुणों में आवर्तिता तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति के कारण होती है। यानी तत्वों में आवर्तिता का मतलब है दोहराव जो होता है, वो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पुनरावृत्ति के कारण होती है, दोहराव के कारण होती है। तो इतनी बातें आप याद रखिए, इसको बार बार रिवीजन कीजिए। कुछ लोग ने कहा कि सर आवर्त सारणी पर एक वीडियो लाइए, इसलिए इस वीडियो को मैं लाया हूँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता युक्त बनाने का कोशिश किया हूँ, जिसके वजह से वीडियो लाने में थोड़ा समय लग गया। तो आप इसका बार बार रिवीजन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धीरे धीरे एक एक करके वीडियो आता रहेगा। हालांकि थोड़ा समय लगता है कंटेंट क्रिएट करने में, लेकिन मैं सारे टॉपिक्स आपके कवर करा दूंगा आपके एग्ज़ाम तक। धन्यवाद।